Hello students, once again welcoming you all to the MK Jain classes and we were studying about the evolution और evolution के evidences को हम लोग enjoy कर रहे हैं बड़े अच्छे से, है ना? I'm hoping so. और डेफिनेटली मुझे लग भी रहा है कि इन्जॉय कर भी रहे होंगे। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजिकल हो गए, एम्ब्रियोलॉजिकल हो गए, पैलियोंटोलॉजिकल हो गए। तो आज पहले अब वी विल टॉक अबाउट द बायोजियोग्राफिकल, देन विल टेक अप द मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल एविडेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे विल टॉक अबाउट द बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोजियोग्राफिकल बायोजियोग्राफी? व्हाट डू यू मीन बाय बायोजियोग्राफी? तभी तो एविडेंसेस पढ़ोगे ना। तो देखो बेटा, यहाँ पे टर्म आ रही है बायोजियोग्राफी। क्या होती है जियोग्राफी? तो सबको पता है। व्हाट इज बायोजियोग्राफी? बायो मीन्स लाइफ, एज वी ऑल नो। बायो का मीनिंग होता है लाइफ, और जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस वर्ल्ड। तो what does biogeography means? It means it is the study of distribution of plants and animals on this planet अर्थ। कि जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर कौन कौन से रीजन में कौन कौन से एनिमल्स और प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे? बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प अस टू स्टडी द एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। और बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस ही हमें हमारी जो लाइफ में, जो बायोलॉजी में एवोल्यूशन हुआ ना, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, उसके बहुत सारे एविडेंस हमें बायोजियोग्राफी से अभी मिलने वाले हैं। तो आज का मुद्दा ही ये रहेगा, बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस। तो उसको पढ़ने से पहले बेटा एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास थे एल्फ्रेड वॉन वेलिस, या जिनको हम सिंपली जानते हैं वेलिस के नाम से। एल्फ्रेड वेलिस, एल्फ्रेड वेलिस। तो इन्होंने क्या किया है, हमारी पूरी अर्थ को ही डिवाइडेड। वैसे तो ये क्लस्टर ने भी काम किया था, लेकिन उसके बाद फाइनल जो किया था एल्फ्रेड वेलिस ने, क्या किया था बेटा, जितनी भी अर्थ है ना उसको डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू दी, इन अकॉर्डेंस टू दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। पूरी अर्थ को डिवाइड कर दिया इनटू 6 बायोजियोग्राफिकल रीम्स। क्या बनाई इसने? 6 बायोजियोग्राफिकल रीम्स। क्या है ये रीम्स? क्या बता रही हैं? अर्थ को डिवाइड किया है इनटू 6 पोर्शंस। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि किस पर्टिकुलर एरिया में कौन से एनिमल्स मिलते हैं, कौन सा प्लांट मिलता है। तो फ्लोरा एंड फोना की बेसिस पे कि कैसा उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से उसने अर्थ को, हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, उसको 6 बायोजियोग्राफिकल रीम्स में, रीजन्स में जो है डिवाइड कर दिया। और कौन सी हैं वो रीम्स? देखो आप पढ़ सकते हो, नियार्कटिक, पैलियार्कटिक, नियोट्रॉपिकल, इथियोपियन, ओरिएंटल एंड ऑस्ट्रेलियन। हम किस में बैठे हैं? हम कहाँ आ रहे हैं? ओरिएंटल रीम में। ये ओरिएंटल, जितना भी ये वायलेट कलर का है ये क्या है? पैलियार्कटिक। ये जो हमारे पास पिंक कलर का है ओरिएंटल, ये ग्रीन कलर का, जो येलो कलर का है ऑस्ट्रेलियन, दिस स्काई ब्लू इथियोपियन, नियोट्रॉपिकल ग्रीन वाला है, और ये पिंक वाला जो आ रहा है नियार्कटिक। तो ये 6 रीम्स हैं हमारे पास। नेम लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, वो सारी यहाँ पे डिस्प्लेड हैं। तो ये 6 रीम्स हैं। किसने बनाई थी? एल्फ्रेड वेलिस ने। कैसे कैसे क्या इस पूरा वर्ल्ड घूम लिया था? यस, ही वॉज अ नेचुरलिस्टिक वॉयेजर। तो ये मतलब एक नेचर को समझने के लिए ये वॉयेज पे ही गए थे, मतलब जाते रहते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ दैट, क्योंकि नेचुरलिस्ट था। एक नेचुरलिस्ट समझते हो ना, जो नेचर लवर्स होते हैं, नेचर की स्टडी करना चाहते हैं। तो ये बेटा, ये आर्कीपेलेगो एक जगह आपने सुनी होगी, तो वहाँ पे आर्कीपेलेगो और इधर उधर बहुत सारी जगह पे इन्होंने स्टडीज़ की। तो मतलब बहुत सारी जगह पे इन्होंने, एक तरह से मैं कहूँगी कि जर्नी की, वॉयेज की, और उसके हिसाब से उनको फ्लोरा एंड फौना का काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। और उस डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 6 बायोजियोग्राफिकल एरियाज़ में, या जिनको हम बोलेंगे रीम्स में,
इनको डिवाइड कर दिया। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें आ रही हैं, वर्ल्ड का मैप आप लोग पढ़ना जानते हो तो आप समझ सकते हो। अब जैसे ये ऑस्ट्रेलियन रीम, इसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया ही आ रहा है, यहाँ नीचे थोड़ा बहुत जो है यहाँ के रीजन्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये वर्ल्ड का मैप आपके सामने है, इसको जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ये सब आपको दिखाई दे रहा है, कलर स्कीम से इन्होंने दिखाया हुआ है, क्वाइट ईजी इट इज़। अगर हमसे कभी पूछा जाए हम कौन सी रीम में आ रहे हैं, हम लोग कहाँ आ रहे हैं, ओरिएंटल रीम में। देखो इंडिया कहाँ पे दिख रहा है, इंडिया हो गया, बर्मा हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारा कुछ, बांग्लादेश हो गया, ये सब किस में आ रहा है, ओरिएंटल रीम के अंदर आ रहा है। अब ये रीम्स, अब यहाँ से आगे एक और थ्योरी आपको जाननी है जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ, एक चीज़ और, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी है, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, जिसको हम बोलते हैं ना पेंजिया फॉर्मेशन। पेंजेनेसिस की थ्योरी हम सबको पता है ना कि वंस अपॉन ए टाइम ये कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे, जो भी हमारे 7 कॉन्टिनेंट से ये सेपरेटेड नहीं थे, अलग अलग नहीं थे, दीज वर ऑल यूनाइटेड, ये एक ही लैंड मास था। मिलियंस ऑफ ईयर एगो, 250 मिलियन ईयर एगो, 250 मिलियन ईयर अगो कोई भी कॉन्टिनेंट ये अलग अलग नहीं थे, ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट, 7 कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, इट वॉज अ कॉमन लैंड मास। और फिर क्या हुआ, अलग अलग तरह के अर्थक्वेक आए, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो है मूवमेंट हुई, जिनको हम बोलते हैं ना अर्थक्वेक्स आए, और जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं कहूँगी मैं, कहूँगी ड्रिफ्टिंग हुई इनमें। तो ये कॉन्टिनेंट क्या हुआ है, जो कॉमन लैंड मास था ये ड्रिफ्टिंग की वजह से टूट गया, अर्थक्वेक्स आए, इतने सारे मूवमेंट हुए, आसपास जितने भी ओशंस थे वो इनके बीच में, लैंड मास जैसे ही ब्रेक हुआ तो अलग अलग इसके हिस्से एक दूसरे से मूव कर गए ड्रिफ्टिंग की वजह से। बीच में क्या आ गई, बीच में बहुत सारे ये देखो ओशंस आ गया, जिसकी वजह से इनमें आपस में जो है लैंड का कनेक्शन यहाँ पे तो है, यहाँ पे देखो ऑस्ट्रेलियन रीम को देखो, किसी भी तरह का कोई भी जो है लैंड रूट यहाँ पे नहीं है। तो ये हमारे पास हो गए, समझ आ गया ना, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस सबने पढ़ी हुई, इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि सारे कॉन्टिनेंट एक थे, फिर क्या हुआ, भूचाल आए, अर्थक्वेक आए, और उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो पूरा कॉमन लैंड मास था ये ब्रेक हो गया इनटू 7 कॉन्टिनेंट, और वो कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्टिंग की वजह से एक दूसरे से दूर जाते रहे, और ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपको यहाँ वर्ल्ड के नक्शे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैडम आप हमें क्यों बता रहे हो, क्योंकि बेटा इन सारी नॉलेज से अब हम क्या ढूंढेंगे, अपने बायोजियोग्राफिकल एविडेंस ढूंढेंगे, किसके, एवोल्यूशन के। तो सबसे पहला बेटा जो एविडेंस मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिसकॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, पहले एग्जाम्पल लिख देते हैं फिर आपको समझाती हूँ। अब एग्जाम्पल यहाँ पे किसका है बेटा, इफ़ आई टॉक अबाउट एलिगेटर्स, एलिगेटर्स, एलिगेटर्स पता है आपको कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, एलिगेटर पता है ना, क्रोकोडाइल जैसा ही होता है, उसी के जैसा होता, पर सेम उस जैसा नहीं होता। क्रोकोडाइल और एलिगेटर के स्नाउट में बहुत डिफरेंस होता है, क्रोकोडाइल अलग होता है, एलिगेटर का स्नाउट अलग होता है आगे से। तो एलिगेटर्स ये सिर्फ कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, ये आज के टाइम में हमें कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ओनली यूनाइटेड स्टेट्स, ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, सिर्फ यहीं पे ये हमें मिलते हैं, और ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहाँ पे नहीं मिलते। और कहाँ पे यूनाइटेड स्टेट, कहाँ पे चाइना, ऐसा क्यों है, ये इनकी डिसकॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, कि मतलब ये सिर्फ यहीं क्यों मिल रहे हैं, या तो सिर्फ चाइना में ही मिलते हैं, यूनाइटेड स्टेट में, या और जगह भी मिलते हैं, ये 2 जगह पे कैसे मिल रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी हमें थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस हेल्प करेगी। क्या, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, एक टाइम में जो ये पूरा एक कॉमन लैंड मास था, फिर इस लैंड मास के क्या हो गए, अलग अलग टुकड़े हो गए, इस तरह से टूट गया ये लैंड मास अलग अलग हिस्सों में। तो जब ये टूट रहा था, सपोज करो यहाँ पे प्रेजेंट था हमारे पास, यहाँ कहीं पे हमारे पास प्रेजेंट थे एलिगेटर्स। तो जब ये लैंड मास टूटा इनटू 2 पोर्शन, तो एक ये इधर आ गया पोर्शन, एक कॉन्टिनेंट उधर चला गया, तो ये वाला कॉन्टिनेंट आगे जाके इसमें क्या प्रेजेंट है, चाइना, और इस वाले कॉन्टिनेंट में क्या प्रेजेंट है, यूएस। तो दोनों जब अलग अलग, ये सारे के सारे हिस्से, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सब अलग अलग हो गए। लेकिन इस एरिया में कुछ रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे कुछ एक एनिमल मिलता था, और वो एनिमल कौन सा था, एलिगेटर, वो यहाँ पे मिलता था, क्योंकि ये एक कॉमन लैंड मास था। लेकिन जब ये टूटा, ये इस तरह से टूटा कि आधे एलिगेटर उधर चले गए, आधे एलिगेटर इस वाले लैंड मास में आ गए, आधे उधर चले गए, और ये दोनों एक दूसरे से हो गए सेपरेट।
तो सेपरेट होने की वजह से क्या हो गया, इनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस जहाँ पे ये मूव हुए उसके हिसाब से सन का कितनी लाइट वहाँ पे आ रही है, क्या टेम्परेचर है, कितने ग्रेडियंट्स पे है, ये क्या इसका लैटिट्यूड है, उन सब के हिसाब से इसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस चेंज हो गई, जिसकी वजह से इसके क्लाइमेट में भी फ़र्क आया, वहाँ की वेजिटेशन में, फूड में, हर चीज़ में। तो ये जो एलिगेटर यहाँ से चाइना में गए और ये एलिगेटर यहाँ से यूएस में आ गए और वहाँ पे जाके उस हिसाब से ये अडेप्ट करना शुरू हो गए। लेकिन एलिगेटर और कहीं पे हमें नहीं मिलते। यहाँ पे मैं भी अडेप्टेशन में चलो नहीं घुसती हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यूएस और चाइना में क्यों है, क्योंकि यूएस और चाइना कभी एक ही कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, बाद में वो टूटे, दो में हो गए, दो टुकड़े हो गए, और दो टुकड़े होने के बाद ये एलिगेटर्स कुछ इधर चले गए और कुछ उधर चले गए। इसीलिए ये सिर्फ यूएस और चाइना में है। यूएस और चाइना में होने का मतलब क्या है, यूएस और चाइना कभी इकट्ठा एक ही कॉन्टिनेंट था। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बेटा अब हम यहाँ पे ले लेते हैं, किसका ले, ट्यूलिप्स का, मैग्नोलिया एंड सासाफ्रास। ये जो फ्लावर्स है ना बेटा, ये फ्लावर्स भी सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे हमें, सिर्फ यूएस में मिलते हैं एंड चाइना में मिलते हैं। अगेन रीज़न बीइंग दी सेम, कि कभी इकट्ठे जुड़े हुए थे, बाद में सेपरेट हो गए, तो इसीलिए इन दोनों पे ये चीज़ें मिलती हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल बेटा अब हम ले लेते हैं लंग फिशेस का। लंग फिशेस, अब लंग फिशेस हमें कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, देखो साउथ अमेरिका, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, उसके अलावा हमें देखने को मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ यहीं पे अभी, और लेकिन इन लंग फिशेस के यहाँ पे नेम अलग अलग हैं। लेपिडोसाइरन एक जगह है और वो सब वो मुझे अभी याद नहीं है, तो आपकी कहीं ना कहीं बुक में, और वो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लंग फिशेस अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और इन्हीं के साथ कभी एक और कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया चारों आपस में जुड़े हुए थे, और यहाँ पे क्या मिलती थी, लंग फिशेस मिलती थी। फिर क्या हुई, ड्रिफ्टिंग हुई, ड्रिफ्टिंग से ये चारों अलग अलग हो गए। एंटार्क्टिका तो देखो किधर फार अवे चला गया, वहाँ पे तो भूल ही जाओ लाइफ जो है एग्जिस्ट करेगी, वो भी लंग फिशेस जैसी चीज़ें, वहाँ से तो ख़त्म ही हो गई, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाई। बाकी के हिस्से क्या रह गए, देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ये कॉमन लैंड मास था, ये था साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, सब सेपरेट सेपरेट हो गए। और यहाँ पे मिला करती थी, इन सभी हिस्सों में क्या मिला करती थी, ये वाइट कलर की क्या है, लंग फिशेस। जब ये सेपरेट हुए, इनकी ड्रिफ्टिंग हुई, साउथ अमेरिका कहीं चला गया, साउथ अफ्रीका कहीं इधर चला गया, ऑस्ट्रेलिया इधर आ गया, और एंटार्क्टिका बिल्कुल नीचे। यहाँ पे तो कंडीशन सर्वाइवल के लिए अनफिट हो गई, तो यहाँ पे जितनी भी लंग फिशेस थी सर्वाइव नहीं कर पाई, ख़त्म हो गई। तो बाकी लंग फिशेस हमें सिर्फ साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि कभी ये चारों जुड़े हुए थे, अब ये चारों सेपरेट हो गए। सेपरेट होने की वजह से कुछ लंग फिशेस यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चली गई, लेकिन तीनों कंट्रीज़ में जो फिशेस मिलती हैं, लंग फिशेस, उनकी स्पीसीज़ अलग अलग है। वो स्पीसीज़ अलग अलग क्यों बनी, वो तीन सब जगह लंग फिशेस सेम क्यों नहीं है, क्योंकि हर जगह की बायोजियोग्राफी डिफरेंट है, और वहाँ की बायोजियोग्राफी के हिसाब से उन फिशेस को अपने आप को अडेप्ट करना था। कहीं पे ठंड ज़्यादा, कहीं पे गर्मी ज़्यादा, कहीं पे जो उनका हैबिटेट कैसा है, कहीं पे उनकी फूड किसी तरह का अवेलेबल है, तो उस हिसाब से वहाँ के वेदर कंडीशन, वहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से वो अडेप्ट कर गई, तो उनकी जो बाहर की जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो सारी की सारी चेंज हो गई। तो जब वो अलग हुई तो वो उनको लगा ये एक अलग स्पीसीज़ बन गई, ये इन वालों से अलग थी, ये अलग स्पीशीज़ बन गई, ये इन वालों से अलग थी, वो अलग स्पीशीज़ बन गई। तो थी सभी लंग फिशेस इकट्ठे थे ये चारों के चारों, जब ड्रिफ्टिंग हुई तो टूट गए। टूटने से एंटार्क्टिका पे तो वैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, तो यहाँ से तो निकल ही गई, मतलब मर ही गई, सर्वाइव ही नहीं कर पाई, और इन तीनों पे लंग फिशेस चली गई। इसलिए आज इन तीनों पे हमें लंग फिशेस मिलती हैं। कहाँ कहाँ पे मिलती हैं, साउथ अमेरिका में देखने को मिलती हैं, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलती हैं, और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम ये 3 के 3 4 के 4 जुड़े हुए थे। लेकिन स्पीशीज़ क्यों अलग अलग मिलती है वो मैंने बता दिया, अकॉर्डिंग टू दी बायोजियोग्राफिकल कंडीशंस। बायोजियोग्राफी हर एक कंट्री की अलग अलग है, इस वजह से।
ठीक है। और भी बेटा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, एलिफेंट्स का मिल जाता है, कैमल्स का मिल जाता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो आप जितने मर्जी इसके अंदर डाल लीजिए। तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि एक स्पीशीज इधर मिल रही है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो स्पीशीज कहीं नहीं मिल रही है, एक उस कंट्री में मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, इसका मतलब क्या है, वो जिन 2 या 3 जगह पे मिल रही है, वो 2 या 3 जगह ही कभी इकट्ठा एक कॉमन लैंड मास थी। तो ये चीज़ कहाँ से पता चल रही है हमें, बायोजियोग्राफी से ही तो पता चल रही है, बायोजियोग्राफी में ही तो पढ़ाई जाती है हमें थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस, है ना, पेंजिया फॉर्मेशन, है ना, पेनजेनेसिस नहीं लिखते इसको, इससे कुछ और ही, मतलब इसको आप लिख लीजिए, इट इज़ नॉट करेक्ट, इसको लिखिए आप पेंजिया फॉर्मेशन, पेंजिया फॉर्मेशन। तो पेंजिया जब था, तो जब ये इकट्ठे थे तो इनके ऊपर कुछ एरियाज़ पे कोई एनिमल, जैसे वहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, फिर एक पर्टिकुलर एरिया में कोई फ्लोरा या फौना मिल रही है, तो जब वो टूटे सेपरेट हुए तो कुछ एनिमल्स और प्लांट इधर रह गए, कुछ दूसरे पोर्शन में चले गए, और वहाँ जाके उनकी कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट हो गए। आज के टाइम में वो स्पीशीज़ डिफरेंट है, लेकिन एनेसेस्ट्री उनकी कॉमन ही है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ये कुछ पर्टिकुलर ऐसी और एग्जांपल्स आप ऐड कर लेना जितने मर्जी, कि जैसे ये है लंग फिशेस, ये सिर्फ यहाँ 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 क्यों देखने को मिल रही हैं, क्योंकि वंस अपॉन ए टाइम ये तीनों की तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई थी। जब ये ड्रिफ्टिंग की वजह से एक दूसरे से दूर गई, तो ये दूर जाने की वजह से कुछ लंग फिशेस इसके पास चली गई, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास, और वहाँ जाके वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट किया और अलग स्पीशीज बन गई। दिस इज द डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा आपको वो लगेगा कि बड़ा सा अजीब सा है, नहीं समझ में, और समझने वाली कोई बात नहीं, बड़ी सिंपल चीज़ थी। अब आप आ जाइए रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन पे। व्हाट इज़ रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, वो थी डिसकंटिन्यूअस, कहीं कहीं पे कोई चीज़ मिल रही है, और जहाँ जहाँ पे मिल रही है वहाँ से समझ जाओ वो इससे कभी जुड़े हुए थे। अब है रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल देखिए, मैं समझाती हूँ आपको। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका मार्सूपियल ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल मैमल्स। सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल है रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम मार्सूपियल्स की बात करें, कैंगरूज, ऑस्ट्रेलियंस को हम कैंगरूज के नाम से भी जानते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में ही कैंगरूज मिलते हैं सबसे ज़्यादा, वहीं के नेटिव्स हैं ये। तो ऐसा क्यों है, एक रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है मार्सूपियल्स की सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही, क्यों, क्या हुआ? देखो क्या हुआ था। अब ज़रा सा हम रीम्स पे आ जाते हैं। ये देखो सारे के सारे आपको रीम्स दिखाई दे रही हैं। ऑस्ट्रेलियन रीम को देखिए यहाँ पे, दिस इज़ दी ऑस्ट्रेलियन रीम। क्या दिख रहा है ऑस्ट्रेलियन रीम, बाकी सबसे कितनी दूर, सबसे अलग बैठी हुई है ना। एक्चुअल में क्या था, जब ये लैंड मास था इकट्ठा, तो यहाँ पे क्या थे, सबके पास मार्सूपियल्स प्रेजेंट थे। जब ये सारे ड्रिफ्टिंग हो गई, एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो मार्सूपियल यहाँ भी आ गए, और एरियाज़ में भी मार्सूपियल्स चले गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाकी से बिल्कुल कट गया, किसी भी तरह का लैंड रूट इसके पास नहीं था, तो किसी भी तरह से एनिमल यहाँ से यहाँ तो मूव कर ही नहीं सकते थे, पहले ये बात समझना। तो मार्सूपियल हर जगह हैं, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे क्या शुरू हो गई, क्योंकि यहाँ पे और लैंड फॉर्म्स भी थी, तो यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल्स भी इवॉल्व होना शुरू हो गए, और प्लेसेंटल मैमल्स ने क्या किया, मार्सूपियल्स के साथ कॉम्पीट किया फॉर दी सर्वाइवल, और वो जीत गए, और उन्होंने जितने मार्सूपियल्स थे ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड, सबको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे वो प्लेसेंटल मैमल कैसे आते, इंसान तो चला जाता है ना बेटा, हमारे पास तो अलग अलग तरीके, शिप में बैठ के निकल लिए, बाय एयर चले गए, ऑस्ट्रेलिया जाना कोई मुश्किल थोड़ी है। एनिमल्स का हाथी कहे मुझे जाना है, एक कंगारू कहे मुझे भाग भाग के इंडिया आना है ऑस्ट्रेलिया से, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दी एनिमल्स और दी प्लांट्स। तो हुआ क्या, मार्सूपियल सब जगह थे, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड के जितने भी मार्सूपियल्स थे वो एलिमिनेट कर दिए गए बाय दी प्लेसेंटल मैमल्स। जब प्लेसेंटल मैमल इवॉल्व हुए तो वो उनसे बेटर थे फॉर दी सर्वाइवल ऑन दी अर्थ, तो उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, सारे मार्सूपियल्स को एलिमिनेट कर दिया फ्रॉम दी सिस्टम। हर चीज़ के साथ, खाने के लिए, स्पेस के लिए, हर चीज़ के लिए उनके साथ कम्पीट किया, तो वो धीरे 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 उनका नंबर कम होता चला गया, वो एलिमिनेट हो गए। तो मार्सूपियल कहीं नहीं बचे, क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटल मैमल्स आ गए थे। लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, मार्सूपियल। अरे भाई यहाँ पे प्लेसेंटल मैमल अगर आ जाते
तो वो भी यहाँ के मार्सूपियल्स को भी क्या कर देते, एलिमिनेट। लेकिन वो मार्सूपियल मैमल यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एनी लैंड रूट। तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह गए, मार्सूपियल्स। तो उनको कंपटीशन देने वाला कोई आया ही नहीं, तो मार्सूपियल्स ही मार्सूपियल मज़े हो गए, वो तो यहाँ पे इवॉल्व होना शुरू हो गए। तो मार्सूपियल जो यहाँ पे थे वो ऑस्ट्रेलियन रीम में ही उन्होंने अलग अलग हैबिटेट ले लिए। कोई ट्रीज़ में है ना, किसी की फोसोरियल हैबिट बन गई, फोसोरियल होती है डिगिंग हैबिट है ना, कोई आर्बोरियल बन गया, ट्री हैबिट आ गई, किसी में एक्वाटिक हैबिट आ गई, किसी में सेमी एक्वाटिक हैबिट आ गई, कुछ फॉर्म्स टेरेस्ट्रियल आ गई। तो इस तरह की अलग अलग टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स बन गई मार्सूपियल्स की। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स जो है ना, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स, तो ये वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या था, बाकी सारी की सारी कॉन्टिनेंट से बिल्कुल एक अलग थलग कटा हुआ था बिकॉज ऑफ द लैंड रूट। तो वहाँ पे कोई भी प्लेसेंटल मैमल इन्वेड नहीं कर पाया, मार्सूपियल को किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं मिला, तो मार्सूपियल वहाँ पे फ्लॉरिश कर गए। और जब कोई चीज़ कहीं पे रहती है, फ्लॉरिश करते इतने सारे मार्सूपियल बन गए, तो उनमें आपस में कंपटीशन नहीं छिड़ेगा। तो उन्होंने कहा कंपटीशन नहीं छेड़ते हैं, चलो अलग अलग अपनी और टेरिटरी पे चलते हैं। तो एक ऑस्ट्रेलियन रीम के अंदर ही उन्होंने अपना अलग अलग हैबिटेट डिसाइड कर लिया। कुछ तो बन गए फोसोरियल, कुछ बन गए बेटा आर्बोरियल, कुछ बन गए टेरेस्ट्रियल, कुछ बन गए एक्वाटिक, कुछ बन गए सेमी एक्वाटिक। एक्वाटिक जो पानी में रहेंगे, सेमी एक्वाटिक पानी के आसपास रहेंगे, टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहेंगे, आर्बोरियल ट्रीज, फोसोरियल गड्ढे खोद खोद के, और उस तरह से। तो समझ में आ गया। तो ये था तो इनकी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ गए ना कि ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड हैं, क्योंकि इनको किसी भी तरह का कंपटीशन ही नहीं मिला, इनको इवॉल्व करने मतलब इनको एलिमिनेट करने वाला कोई वहाँ पे पहुँच ही नहीं पाया। वैसे मार्सूपियल हर जगह, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रही थी तो मार्सूपियल हर जगह प्रेजेंट थे उस वक्त, है ना। मैं फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, हर जगह प्रेजेंट थे, यहाँ 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 सब जगह प्रेजेंट थे। हुआ क्या, ड्रिफ्ट के बाद क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल कट गया बाकी कॉन्टिनेंट से, बाकी रीम से एकदम अलग हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, बाकी जितना वर्ल्ड बचा उसमें जितने मार्सूपियल्स थे उनके पैरेलल ही किसकी एवोल्यूशन चल रही थी, प्लेसेंटल मैमल्स की। ध्यान देना। तो वो प्लेसेंटल मैमल जब बने तो प्लेसेंटल मैमल ने यहाँ पे जितने भी मार्सूपियल थे ना उनके साथ तगड़ा कंपटीशन किया और उनको एलिमिनेट कर दिया। अभी ये क्या होता है, ये फर्दर अभी थ्योरीज आप पढ़ोगे, है ना। डार्विन की थ्योरी पढ़ोगे, लेमार्क की पढ़ोगे, ह्यूगो डी व्रीज की, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, एलिमिनेशन कैसे होता है, सर्वाइवल कंपटीशन, ये सब चीज़ आप लोग पढ़ोगे। तो ये बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड में से मार्सूपियल को प्लेसेंटल मैमल ने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि वो डोमिनेटिंग स्पीशीज़ थे। यहाँ पे वो प्लेसेंटल्स पहुँच ही नहीं पाए थे। तो यहाँ पे सिर्फ कौन बैठे थे, मार्सूपियल सब जगह थे, बाकी सब जगह तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे मार्सूपियल को ख़त्म करने वाले प्लेसेंटल मैमल पहुँच ही नहीं पाए, तो यहाँ मार्सूपियल सेफ थे। तो इसीलिए यहीं पे आज भी इनकी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज़ दी वेरी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल मैमल्स की। वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों रिस्ट्रिक्टेड है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ वहीं क्यों रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन वहाँ ये नहीं ऑस्ट्रेलिया में सारे एक ही तरह के मार्सूपियल्स मिलेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन होती रही ना अलग अलग। ऑस्ट्रेलिया भी कितना बड़ा एक कॉन्टिनेंट है, तो वहाँ पे भी अगर आप जाओगे तो अलग अलग हैबिटेट उन लोगों ने ले लिए, और अलग अलग हैबिटेट्स में उनकी अलग अलग फूड हैबिट हैं, अलग अलग लिविंग हैबिट्स हैं। तो उसके हिसाब से उन सब में थोड़ा थोड़ा चेंज आता चला गया, और चेंज से वो एक अलग अलग स्पीशीज़ बनती चली गई। समझ में आ गया। तो ये हो गया 2। अब आ जाइए नंबर 3, जिसको हम बोलते हैं अडैप्टिव रेडिएशन, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ लेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। अब अडैप्टिव रेडिएशन क्या होता है बेटा, इसके लिए भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ये मार्सूपियल्स का ही ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखो मार्सूपियल्स में क्या हुआ, ये जो मार्सूपियल रेडिएशन इन्होंने दिखाई है, देखो एडेप्टिव रेडिएशन का पहले आप मीनिंग समझने की कोशिश करना। अडेप्टिव का मतलब क्या है, किसी भी जगह पे रहने के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबली वहाँ के हिसाब से ढाल लेना, इज़ नोन एज अडेप्टेशन।
ढालने को बोलते हैं ना। अब हम किसी और कंट्री में जाएं, वहाँ का कैसा रहन सहन है, कैसी बोली भाषा वाणी है, कैसा खान पान है, कैसा वहाँ का वेदर है, उस हर चीज़ के हिसाब से हम अपने आप को धीरे 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 वहाँ अडेप्ट करते हैं ना, और फिर वहाँ जैसा हो जाते हैं। तो अडेप्टिव का मतलब तो समझ आ गया, खुद को अडेप्ट करना है। और रेडिएशन का मतलब क्या है, अब वो रेडिएशन आपको समझानी है। देखो, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैंने क्या कहा था, मार्सूपियल्स बच गए थे। तो वो मार्सूपियल सारे आज भी वही हैं? नहीं। अब वो मार्सूपियल जब थे तो उन्होंने ब्रीडिंग की, उनका नंबर बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा। अगर वो एक ही एरिया में बैठे रहते तो उनमें आपस में कंपटीशन छिड़ जाता। तो उन्होंने कंपटीशन को बाईपास करने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया में ही अलग अलग हैबिटेट्स में चले गए। और जब अलग अलग हैबिटेट्स में गए तो देखो, कोई किसी तरह से इवॉल्व हो गया, कोई किसी तरह से, मतलब अपने हैबिटेट के हिसाब से उनके अंदर चेंजेस आ गए तो वो अलग अलग स्पीशीज़ बन गए। कुछ मार्सूपियल्स तस्मेनियन वॉल्फ बना दिया, कुछ कैट जैसे, कुछ बैंडिड एंट ईटर, ये एंट खाना शुरू कर दिया। कुछ मार्सूपियल रैट्स, ये देखो जो मैंने फोसोरियल कहे थे, ये हमारे कैंगरूज आ गए, वॉम्बेट आ गया, बैंडिकूट आ गया, कोआला आ गया, मार्सूपियल मोल आ गया, शुगर ग्लाइडर्स आ गए। तो ये एक ही मार्सूपियल की अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से अडेप्टेशन है कि कहाँ पे मुझे कैसा फूड मिल रहा है, कैसी वेदर कंडीशन मिल रही है, कैसी जगह रहने के लिए मिल रही है। तो धीरे धीरे उसके हिसाब से उसने अपने आप को ढाल लिया। ढालने की वजह से उसकी शक्ल सूरत धीरे धीरे बदलनी शुरू हो गई और ये सब अलग अलग हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही अब आपको कितने टाइप के मार्सूपियल्स मिलते हैं। ये इतने टाइप के मार्सूपियल कैसे बने? एक ही एनेसेस्टर था, एक ही मार्सूपियल था। जब वो इधर इस हैबिटेट में गया, वहाँ के हिसाब से उसने अडेप्ट कर लिया, वैसा हो गया, तो वो एक स्पीशीज़ बन गई। अब भाई इधर बहुत सारे हैं, इधर भी बहुत सारे हो गए, अब हमने इधर नहीं जाना, अब मुझे तो इधर वाला हैबिटेट लेना है। तो ये मार्सूपियल कुछ इधर मूव हो गए। यहाँ पे हैबिटेट अलग था, फूड अलग टाइप का यहाँ पे प्रेजेंट था, रहने की कंडीशन अलग तरह की थी। तो यहाँ पे उसने उनके हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लिया, उस हैबिटेट के हिसाब से। ये एक अलग स्पीशीज़ बन गई, है ना। यहाँ हैबिटेट अलग था, अलग स्पीशीज़ बन गई। अब इनमें से कुछ इधर भागे, ये अलग स्पीशीज़ बन गई। वहाँ के हैबिटेट के हिसाब से ये अलग स्पीशीज़ बन गई, ये अलग स्पीशीज़ बन गई। तो एनेसेस्टर एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए अडेप्ट होना पड़ा। नहीं अडेप्ट होता तो क्या हो जाता, मर जाता। फिर क्या था, एलिमिनेट। जब भी कोई चीज़ कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसको अडेप्ट करना पड़ता है, और जब वो अडेप्ट करता है तो वो क्या बन जाता है, एक अलग स्पीशीज़ बन जाता है। अब जब हम लोग हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने चले जाएं, हम इंडियंस, पहले वहाँ जाएंगे, वहाँ का एक्सेंट सीखेंगे, कैसे वो बोल रहे हैं, क्या कैसे इंग्लिश वो बोलते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, कैसा उनका खान पान है ना। तो वो समझते 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 हम धीरे धीरे उनके हिसाब से अडेप्ट हो जाएंगे। फिर वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे हमारे जीन्स पे भी इफ़ेक्ट आएगा। हमारी 1 2 3 जनरेशन, धीरे 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 उन जनरेशन्स में हमारे जीन्स में वहाँ के हिसाब से चेंजेस आ जाएंगे, और धीरे धीरे हम उन यूरोपियन जैसे ही दिखने शुरू हो जाएंगे। तो उस हैबिटेट में जैसे लोग दिख रहे हैं, हम भी वैसे दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ जनरेशन्स के बाद। तो जब हम तो इंडिया से गए थे, पर हम दिखने लग गए यूरोपियन जैसे, हम बिल्कुल ही यूरोपियन बन गए, क्योंकि हमने वहाँ अडेप्ट किया। तो हम एक स्पीशीज़ बन गए यूरोपियन, हम थे क्या यहाँ पे, इंडियन। तो ऐसे ही जब मार्सूपियल अलग हैबिटेट में यहाँ पे गया, उसने एक अलग स्पीशीज़ बनाई। फिर किसी और अलग हैबिटेट में गया जो इस हैबिटेट से अलग था, वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग थी, वहाँ पे उसका लिविंग स्टाइल अलग था, उसका फूड अवेलेबल अलग टाइप का था, तो उसकी अलग, इससे इस जगह से यहाँ अलग अडेप्टेशन थी। तो यहाँ पे वो एक अलग स्पीशीज़ बन गया। फिर किसी और हैबिटेट में गया तो वहाँ के लिए उसको अडेप्ट अलग तरीक़ों से करना पड़ा, तो वहाँ पे वो एक अलग स्पीशीज़ बन गया। अब आप यूरोप में जा रहे हो, या सपोज़ करो यूनाइटेड स्टेट्स में जा रहे हो, आप इटली में जा रहे हो, तो यहाँ पे इंग्लिश बोलोगे। इटली में जाओगे आपको इटालियन सीखनी पड़ेगी, चाइना में आओगे आपको चाइनीज़ सीखनी पड़ेगी, फ्रांस में जाओगे आपको फ्रेंच सीखनी पड़ेगी। तो हर जगह के हिसाब से आप उस जगह के हिसाब से अडेप्ट होगे ना, और आप वही एक स्पीशीज़ बनते चले जाओगे। फ्रेंच बन जाओगे, फ्रेंच आ गई तो चाइना में जाओगे, चाइनीज़ बन जाओगे, चाइनीज़ बोलनी आ गई, खाना आ गया, सब कुछ वहाँ का रहन सहन आ गया। तो समझ रहे हो ना। तो हर एक हैबिटेट के हिसाब से जब कोई चीज़ अपने आप को अडेप्ट कर लेती है तो उस हैबिटेट की वो एक स्पीशीज़ बन जाती है। तो ये एक स्पीशीज़, ये एक स्पीशीज़, ये एक, ये एक, ये एक, लेकिन ये सब इवोल्व कहाँ से हुई है, एक कॉमन एनेसेस्टर से। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको,
ये एक एनेसेस्टर था और उससे रेडिएट हो के ये डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन से ये क्या बन गई, अलग अलग स्पीशीज़। तो अडेप्टेशन से बनी है ना अडेप्टिव, और ये क्या है, रेडिएशन। जैसे सन में से निकलती है ना अलग 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 चारों तरफ में रेडिएशन निकलती हैं, तो रेडिएशंस कि कितनी टाइप ऑफ स्पीशीज़ यहाँ से रेडिएट होके नई बनी है। तो अडेप्टिव रेडिएशन का बेटा एक एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया। तो अडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ marsupials into different species, into different species, है ना। कौन कौन सी, लाइक कोएला, है ना, लाइक ऑस्ट्रेलियन कोएला है ये, है ना, इसका नेम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, हाँ बस कोएला बोल दो। मार्सुपियल मोल आ गया, टस्मेनियन वेल्फ आ गया, अरे 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 मार्सुपियल मोल, टस्मेनियन वुल्फ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी हैं पीछे। तो एक एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, दैट इज द डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस क्या है ये फिंचेस, ये फिंच क्या है बेटा, ये फिंचेस क्या है, एक स्मॉल साइज बर्ड है विच इज ब्लैक इन कलर, छोटा सा पक्षी है ब्लैक कलर का। कहाँ पे मिलता है, ऑन गैलापैगोस आइलैंड्स, गैलापैगोस आइलैंड्स। डार्विन का नेम तो आपने सुना है, चार्ल्स डार्विन। ये अपनी ना एक नेचुरलिस्टिक वॉयेज पे था, चार्ल्स डार्विन। ये क्या कर रहा था, ये एक बड़ा ज़बरदस्त नेचुरलिस्ट था, मतलब नेचर की स्टडी में इसको बड़ा मज़ा आता था। तो एक दिन ये वॉयेज पे गया, वॉयेज समझते हो ना, शिप में बैठ के, और शिप का नेम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप, HMS बीगल इज़ द नेम ऑफ द शिप। इस शिप पे बैठ के ना बेटा वो अपनी एक नेचुरलिस्टिक वॉयेज पे निकल गया, और जब वो पहुंचा गैलापागोस आइलैंड पे, तो उसने देखा इस आइलैंड के ऊपर छोटे छोटे ब्लैक कलर के बर्ड्स दिखने शुरू हुए उसको, जिनको उसने बोला फिंचेस। वो फिंचेस हैं उनका कॉमन नेम, क्योंकि डार्विन ने ऑब्जर्व की थी तो हम उनको बोल देते हैं डार्विन फिंचेस, ठीक है। इनका साइंटिफिक नेम कुछ और है तो हम उनको डार्विन फिंचेस बोल देते हैं। तो डार्विन ने देखा ये जो फिंच थी ना, ये जो फिंचेस थी, दीज वर ओरिजिनली, एक्चुअली ये जो थी ना, दीज वर ग्रेन ईटिंग बर्ड्स, ग्रेन ईटिंग बर्ड्स। तो उनकी बीक अकॉर्डिंगली वैसी होगी, तो इनकी बीक कैसी थी, ग्रेन ईटिंग बीक थी इनकी, ग्रेन ईटिंग बीक। इनकी चोंच वैसी ही थी कि वो किसी भी तरह का ग्रेन है उसको खा सकती थी, ठीक है। तो ग्रेन ईटिंग बीक थी। तो जैसे ही वो अब ये जो गैलापागोस आइलैंड था ना बेटा, ये और बहुत सारे 22 से 24 छोटे 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 आइलैंड्स की एक असेंबलेज था। ये गैलापागोस आइलैंड वॉज नॉट अ सिंगल आइलैंड, इस आइलैंड में छोटे 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 और बहुत सारे आइलैंड्स प्रेजेंट थे। और वहाँ पे जैसे जैसे डार्विन्स आगे बढ़ता रहा, उन आइलैंड्स की तरफ जाता रहा, तो उसने क्या देखा, उसने फिंचेस भी अलग अलग टाइप की, कह रहे अभी जब मैं मेन लैंड पे था तो फिंच ब्लैक कलर की थी, ग्रेन ईटिंग थी और उसका साइज़ बड़ा स्मॉल था। लेकिन जब मैं मेन लैंड से धीरे धीरे आइलैंड्स की तरफ मूव कर रहा हूँ तो फिंचेस में चेंज आने लग गया। तो जब वो मेन लैंड से और आइलैंड्स की तरफ जब वो मूव हुआ तो उसने क्या देखा, ही ऑब्जर्व्ड चेंज इन दी
बीक टाइप, उनकी बीक का टाइप अलग अलग होता चला गया। और दूसरी चीज क्या, साइज ऑफ द बर्ड, साइज ऑफ द बर्ड, बर्ड का साइज भी अलग अलग होता चला जा रहा था। तो जिस अलग आइलैंड पे जा रहा था उसको अलग अलग टाइप की बीक्स का, वही फिंच दिख रहा था, फिंच वही थी, उसकी इस बार बीक अलग थी, उसका साइज अलग था। फिर अगले आइलैंड पे गया, उसकी बीक अलग थी, उसका जो है साइज अलग था। क्यों? क्योंकि बेटा कहीं पे मेन लैंड पे कभी ये एक फिंच, मतलब ये फिंचिस थी, और मेन लैंड पे जब इनका नंबर इंक्रीज हुआ तो ये मेन लैंड से आइलैंड्स की तरफ फ्लाई कर गई, तो वहाँ आइलैंड्स की तरफ भी गई, फिर इनमें ब्रीडिंग हुई, इनका नंबर बहुत ज़्यादा होता चला गया। फिर उनमें से इनको पता था अब हम अगर इकट्ठे इसी जगह पे रहे तो हम में कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन में मार काट होगी, हम में से कुछ मेंबर्स एलिमिनेट होंगे, कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा क्या करो, इस टेरिटरी को छोड़ते रहो और इधर से उधर अलग अलग और टेरिटरी की तरफ उड़ते चले जाओ और अलग अलग जगह पे जाके अपना घर बनाओ। तो जब वो अलग अलग, क्योंकि गैलापागोस आइलैंड क्या था, इट वाज द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट स्मॉल आइलैंड्स, तो वो अलग अलग आइलैंड्स की तरफ उड़ के जाने लगी और हर एक आइलैंड का बायोजियोग्राफिकल कंडीशन अलग अलग था। वहाँ पे फूड कैसा वहाँ पे अवेलेबल था, वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड भी डिफरेंट थी। कहीं पे उनको अब ग्रेन ईटिंग थी ओरिजिनली, अब ग्रेन नहीं मिल रहा, कहीं पे शायद उनको फ्लैश खाने को मिल रहा है, कहीं पे कीड़े मकोड़े खाने को मिल रहे हैं, कहीं पे वुड खाने को मिल रही है तो वुड पैकर जैसी उसकी बीक हो गई, कहीं पे फ्लैश खाने वाली है तो फ्लैश ईटर्स जैसी बीक। तो ये बीक के अंदर क्या है, अलग अलग अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, कैसा फूड प्रेजेंट था, उस हिसाब से धीरे धीरे इन्होंने अपनी बीक को अडेप्ट कर लिया। नहीं करते तो क्या करते, भूखो मर जाते भाई, भूखो, है ना। तो भूखे मरने का मतलब क्या है, विल गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम दी इकोसिस्टम, मर जाते। तो इन्होंने मरने की बजाय क्या ठीक समझा, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है हमें तो सर्वाइव करना है, हम खा लेंगे, नहीं ग्रेन हमारे पास अवेलेबल, कोई बात नहीं, जो कुछ अवेलेबल है हम उसी को खा के खुश रहेंगे। तो जो चीज़ अवेलेबल थी उसको खाना शुरू किया, तो जिसको खाना शुरू करेंगे धीरे 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 उनकी बीक, उनकी ईटिंग हैबिट के हिसाब से चेंज होती चली गई। और जैसा न्यूट्रिशन अंदर जा रहा था, जैसी कंडीशंस थी इन्वायरमेंटल कंडीशन, उसके हिसाब से मॉर्फोलॉजी में तो चेंज आना ही आना था, तो साइज़ पे भी इफेक्ट आता रहा। तो जैसे जैसे आइलैंड टू आइलैंड वो जा रहा था तो उसको अलग अलग वही ओरिजिनली एक ही फिंच की अलग अलग वेराइटीज़ मिल रही थी विद रिस्पेक्ट टू दी बीक टाइप। तो वो बीक्स अलग अलग क्यों हुई, समझ रहे हो ना। ये भी किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का। कैसे है, अच्छा हमारे पास जगह ही नहीं बची। अब जैसे सपोज करो ये एक मेन फिंच थी ओरिजिनल, डार्विन फिंच, जब ये उड़ के इस वाले आइलैंड पे गई, यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अलग थी, यहाँ पे तो वो ग्रेन खा के खुश थी तो उसकी ग्रेन ईटिंग बीक थी, यहाँ पे गई उसको वॉर्म्स खाने को मिल रहे हैं तो वॉर्म ईटिंग बीक, वो एक अलग टाइप की होती है, ठीक है। यहाँ पे गए उसको, इधर उड़ गई, इधर वाले आइलैंड पे गए तो उसको खाने के लिए क्या मिला, कुछ भी नहीं, वो पेड़ों में ही चोंच मारी है, पेड़ों की बार्क्स ट्रंक्स पे उसी को खा रही है, तो वुड पैकर जैसी बीक हो गई। ऐसे ही किसी और आइलैंड में गए, वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अलग थी, उस फूड हैबिट के हिसाब से उनकी बीक चेंज हो गई, इधर अलग हो गई, इधर अलग हो गई, इधर अलग हो गई। तो 13-14 टाइप की वेराइटीज़ की फिंच उनको वहाँ पे, एक ही फिंच की 13-14 वेराइटीज़ उनको देखने को मिल गई। ओरिजिनली एक ही फिंच थी, लेकिन क्योंकि उड़ उड़ के उन्होंने अलग अलग हैबिटेट्स में रहना शुरू कर दिया, उन अलग अलग हैबिटेट्स की हर तरह की कंडीशन अलग अलग थी, टाइप ऑफ फूड वहाँ पे अलग था, टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन वहाँ पे अलग थी, तो उस हिसाब से उनकी बीक्स में और उनके मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंज आए। तो वही फिंच एक आइलैंड पे उसकी बीक अलग तरह की है, दूसरे पे अलग तरह की है, तीसरे पे अलग तरह की है, तो था वो कॉमन एनेसेस्टर से ही अलग अलग जगह पे उड़ गई तो अलग अलग स्पीशीज़ बन गई, पर उनका एनेसेस्टर क्या था, कॉमन ओरिजिनल जो मेन लैंड के ऊपर एक फिंच प्रेजेंट थी। तो ये भी क्या है, अडेप्टेशन करती रही और अलग अलग वैरायटी बनती रही। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, अडेप्टिव रेडिएशन का। तो अडेप्टिव रेडिएशन समझ गए ना बेटा क्या होती है, अडेप्टिव रेडिएशन होती है एक ही एनेसेस्टर से अलग अलग इवोल्व होके अलग अलग स्पीशीज़ बनाना, बट एट डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। तो एक ही एनेसेस्टर से इवोल्व होके जब अलग अलग स्पीशीज़ बन रही हैं, कब बन रही हैं, व्हेन दे inhabitate the different जियोग्राफिकल एरियाज। इसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। हमारी बायोलॉजी की बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन बड़ी अच्छी लिखी हुई है। तो बेटा दो एग्जाम्पल आपके पास अडेप्टिव रेडिएशन के हो गए, मार्सुपियल्स और डार्विन फिंचेस। तो भूलेंगे तो नहीं कभी, डार्विन फिंचेस में उनकी बीक
की वजह से अलग अलग वैरायटी हो गई, और मार्सूपियल्स में भी उन्होंने अलग अलग हैबिटेट ले लिए कि इकट्ठे रहेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, एलिमिनेशन बढ़ जाएगी, तो अलग अलग हैबिटेट में जाते, जिस हैबिटेट में जाते रहे वहाँ की कंडीशन के हिसाब से अडेप्ट होते रहे और एक नई स्पीशीज़ बनते चले गए। अब बेटा लास्ट यहाँ पे आ जाता है, दैट इज़ कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब देखो, हाँ, अडेप्टिव रेडिएशन में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई, अडेप्टिव रेडिएशन इज अ टाइप ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्यों है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन? देखो अडेप्टिव रेडिएशन कैसे बना रहे हैं हम, एक ही एनेसेस्टर से इवॉल्व होके अलग अलग स्पीशीज़ बन रही हैं। तो ये क्या है, जब एक ही जगह से इवॉल्व होती हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस। तो एक ही एनेसेस्टर से अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ बन रही हैं, पर उनकी एनेसेस्ट्री क्या है, कॉमन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, की एवोल्यूशन हो रही है इन ऑल दी डायरेक्शंस। और एक होती है बेटा कॉन्वर्जेंट। अब कॉन्वर्जेंट क्या होगी, कॉन्वर्जेंट का मीनिंग आप समझ रहे हो, ये एक अलग वैरायटी है, ये एक अलग वैरायटी है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन काम सारे हैं, उनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या एक जैसी उनमें एवोल्यूशन देखने को मिल रही है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब अलग अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं जाके वो कुछ सिमिलैरिटी है जिसकी वजह से हमें क्या दिख रहा है कि उनमें कॉन्वर्जेंस है, उनमें सिमिलैरिटी है, उनमें कॉन्वर्जेंस है। वो क्या शो कर रही हैं, कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और इसके लिए सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल बेटा जो हमारे पास है और हमारी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, द पैरेलल एवोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स। Evolution of placental mammals and Australian marsupials। देखो अब इनकी तो आप नाम पहले सुन चुके हो, कहाँ पे सुन चुके हो, अभी मैंने सुनाया है आपको नाम, कहाँ पे सुनाया है, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में। रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था ना, मार्सूपियल्स आर ओनली रिस्ट्रिक्टेड इन दी ऑस्ट्रेलियन रीम, वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि बाकी जगह भी थे लेकिन प्रेसेंटल मैमल जैसे ही इवॉल्व हुए उन्होंने कॉम्पीट किया और इन सबको एलिमिनेट कर दिया। तो बाकी सारे वर्ल्ड में क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटल मैमल, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या प्रेजेंट है, मार्सूपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल मैमल्स प्रेजेंट है। ये प्लेसेंटल है, ये मार्सूपियल है। तो जब प्लेसेंटल मैमल इवॉल्व हो रहे थे ना बेटा, जब इवॉल्व हुए तो एवोल्यूशन से आपको पता है अलग 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 स्पीशीज़ बनेंगी। कैसे बनेंगी, अलग अलग एरिया इनहेबिट करेंगे, वो अलग अलग एरिया इनहेबिट करेंगे तो उसके हिसाब से क्या होगा, वहाँ की बायोजियोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ की अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, उन सब चीज़ों के हिसाब से वो अडेप्ट कर जाएंगे, वो एक अलग स्पीशीज़ बन गई। अभी तो पढ़ा है अडेप्टिव रेडिएशन में वही चीज़। तो प्लेसेंटल मैमल्स की अगर हम एवोल्यूशन देखें तो प्लेसेंटल मैमल्स की एवोल्यूशन क्या बताती है कि प्लेसेंटल मैमल में मोल बना, एंट ईटर बना, माउस बना, लेमर बना, फ्लाइंग स्क्विरल बनी, बॉब कैट बनी, वुल्फ बनी। और साथ में ही आप देखिए ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल की, सिमिलर ही टाइम पे जब ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल की एवोल्यूशन चल रही थी इन ऑस्ट्रेलिया, बाकी वर्ल्ड में किसकी एवोल्यूशन चल रही थी, प्लेसेंटल मैमल की। क्यों, मार्सूपियल की क्यों नहीं, क्योंकि इन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया था फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऑस्ट्रेलिया में ये इवॉल्व हो रहे थे और बाकी वर्ल्ड में ये इवॉल्व हो रहे थे। लेकिन एवोल्यूशन में टाइप ऑफ स्पीशीज़ देखो, यहाँ पे जब मोल बना, यहाँ भी मोल बना, यहाँ पे एंट ईटर बना, यहाँ पे भी एंट ईटर बना, यहाँ पे माउस बना, यहाँ पे माउस बना। ये कसकस है, लेमर, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। फ्लाइंग फैलेंजर, फ्लाइंग स्क्विरल, कैट, कैट, वुल्फ, वुल्फ। सिमिलर टाइप की स्पीशीज इवॉल्व हो रही हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है, ये दो अलग अलग ग्रुप्स हैं भाई। प्लेसेंटल मैमल अलग हैं, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल्स अलग हैं, दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। और दो अलग अलग ग्रुप एवोल्यूशन हिस्ट्री क्या दिखा रहे हैं, इवॉल्व कैसे हो रहे हैं, सिमिलर टाइप से। तो प्लेसेंटल मैमल भी और ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल भी सिमिलर टाइप ऑफ एवोल्यूशन शो कर रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एवोल्यूशन, बिल्कुल सिमिलर ट्रेंड चल रहा है एवोल्यूशन में। तो क्या है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों आके कन्वर्ज हो रहे हैं। किस चीज़ में कन्वर्ज हो रहे हैं, उनके एवोल्यूशन के स्टाइल में, उनके एवोल्यूशन की सीरीज़ को अगर हम देखें तो सिमिलर सीरीज़ वो फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, एक तरह की कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। समझ में आया।
तो बेटा ये कुछ चीज़ें थी जो हमें पढ़नी थी बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस में। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस हमने इनको क्यों बोला, समझ सकते हो ना, क्यों बोलते हैं इनको हम बायोजियोग्राफिकल एविडेंस? क्योंकि हमने अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से, हमने बायोजियोग्राफी के हिसाब से एविडेंसेस, कुछ ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास आए जिनको हमने एविडेंस कहा, कि जब उन एग्जांपल की हमने स्टडी की तो हमें पता चला हाँ एवोल्यूशन हुई है, कैसे हुई है, ऐसे हुई है। तो एवोल्यूशन के एविडेंसेस हैं हमारे पास जो हमें बायोजियोग्राफी से भी मिलते हैं। तो पहला एग्जांपल हमें बायोजियोग्राफी से क्या मिला था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स इधर भी प्रेजेंट हैं, इधर भी प्रेजेंट है, इधर भी प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है भाई वो तीन अलग अलग अजीब सी जगहों पे? क्योंकि वो कभी इकट्ठा जुड़ा हुआ है, एक लैंड मास था, बाद में वो टूट गया, सेपरेट हो गए, तो ये वाले ऑर्गेनिज्म वहाँ चले गए और वहाँ जाके इवॉल्व हो गए। पहला, जिसको हम बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, की कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेडली एक ही एरिया में ही मिलती हैं और ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं नहीं पाई जाती, लाइक ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन यहीं पे क्यों रिस्ट्रिक्टेड रह गई? क्योंकि बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी ये मिलते थे, लेकिन वहाँ पे क्या हो गई, पैरेलली प्लेसेंटल मैमल की एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई और उन्होंने एलिमिनेट कर दिया मार्सूपियल्स को, ख़त्म। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि सेपरेटेड था, किसी भी लैंड रूट के थ्रू किसी और कॉन्टिनेंट से या किसी भी रीम से जुड़ा हुआ नहीं था, तो यहाँ पे कोई और प्लेसेंटल मैमल आ ही नहीं पाया, नहीं आ पाया, तो इनको एलिमिनेट करने वाला कोई नहीं आया, तो ये वहाँ पे फ्लरिश कर गए। फ्लरिश करने के बाद क्या होता है, जब इनका नंबर बढ़ जाता है तो धीरे धीरे इधर उधर भागने शुरू हो गए नए हैबिटेट लेने के लिए, टू अवॉइड दी कॉम्पिटिशन। किस लिए? टू अवॉइड दी कॉम्पिटिशन अमंग देमसेल्व्स। तो उससे वो एक नई नई स्पीशीज़ बनाते चले गए। इसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आ गया अडेप्टिव रेडिएशन। अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है, एक ही आप बायोजियोग्राफिकल एरिया के अलग अलग हैबिटेट में जब रहना शुरू कर देते हो तो उन हैबिटेट की कंडीशन के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ता है। और वो अडेप्टेशंस जब आपकी देखो तो वो अडेप्टेशन से जब नई स्पीशीज़ बनी हैं तो वो एक ही एनेसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में रेडिएट कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, या इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसमें दो बड़े क्लासिक एग्जांपल हम लोगों ने दे दिए, ऑस्ट्रेलियन वुल्फ का दे दिया, आप इसमें प्लेसेंटल मैमल का भी दे सकते हैं। ये भी तो क्या हो रहा है, प्लेसेंटल मैमल से ही तो एवोल्यूशन हुई है, मोल की, एंट ईटर की, माउस की, लेमर की, फ्लाइंग स्क्विरल, बॉबकैट और वुल्फ, कोई भी जो आपको याद रहता हो। अब जैसे ऑस्ट्रेलियन हमने 2 बार ले लिया, ये हमें लर्न हो गया, प्लेसेंटल को भी ले लेंगे, लर्न हो जाएगा। और लास्ट था हमारे पास कॉन्वर्जेंट। कॉन्वर्जेंट में क्या था, प्लेसेंटल मैमल अलग ग्रुप है, ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल अलग ग्रुप है, लेकिन दोनों की एवोल्यूशन की अगर हम इवेंट्स देखें, सीरीज़ देखें, तो सिमिलर फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आके इनकी सिमिलैरिटी इनको कन्वर्ज करा रही है। तो दिस इज़ द कॉन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस।